हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का इकोनॉमिक्स हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका संतत विकास। क्या है? संतत विकास। तो संतत विकास किसे कहते हैं कि वैसा विकास जो टिकाऊ होता है और आगे जारी रहे तो उसे संतत विकास कहते हैं। क्या सुना आपने? कि वैसा विकास जो टिकाऊ होता है और आगे जारी रहता है तो उसे संतत विकास कहा जाता है। संतत विकास को पोषी विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी विकास भी कहा जाता है। संतत विकास को पोषी विकास भी कहा जाता है। संतत विकास के संदर्भ में आप याद रखिएगा कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है और डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। अब विकसित देश कैसे? जैसे एग्जाम्पल में क्या तो अमेरिका, और विकासशील देश क्या तो आपका भारत। तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है योजना आयोग। क्या है? योजना आयोग क्या होता है? ठीक है, प्लानिंग कम्युनिकेशन। तो योजना आयोग दोस्तों है क्या कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 में। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये मतलब हमेशा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलकर इस योजना आयोग को नाम को चेंज कर दिया गया और नीति आयोग रखा गया। क्या रखा गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का जो नाम चेंज किया गया वो किनके तरह किया गया? तो हमारे 2014 में इसको चेंज किया गया। कब चेंज किया गया? 2014 में। और कौन चेंज किए? तो प्रधानमंत्री वो बने थे नए नए। क्या नाम था आपका? बीजेपी के थे नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी। तो सुनिएगा ध्यान से कि योजना आयोग का नाम क्या किया गया? बदलकर नीति आयोग रखा गया 2014 में। ठीक है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री थे। और इसके आपका है क्या कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो दामोदर दास नरेंद्र मोदी थे, मोदी जी थे। फिर आपका है कि आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग की समाप्ति कौन किए हैं? तो 2014 में हुआ है। और किनके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा पीएम के द्वारा। और पीएम कौन है जी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और नीति आयोग के लागू कौन किए हैं? तो आपका मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। अब दोस्तों कुछ आपके पंचवर्षीय योजना पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, पहले इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए योजना आयोग का। तो अब देखिए आपका है क्या पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपका 1951 से 1956 तक चला। अब इसी तरह आप ऐड करके आप दूसरा भी लिख सकते हैं कि दूसरी कब चला, तीसरी चला, तीसरी चला, ऐसे नोट कर सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, दूसरी आप 56 से ऐड कर लीजिए, 5 साल। मतलब पंचवर्षीय योजना, जो योजना 5 साल के लिए चलाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोला जाता है। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नेशनल मतलब एन, डेवलपमेंट मतलब डी, और काउंसिल मतलब सी, मतलब एनडीसी भी कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? एनडीसी। तो एनडीसी का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। और ये काम क्या करती है? तो पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करती है। तो एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। इसका कार्य है पंचवर्षीय योजना को बनाना। और इसका जो आपका इसके अलावा भी और क्या कौन काम है? तो आर्थिक नियोजन करना। क्या दोस्तों? आर्थिक नियोजन संबंधित देखना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं मौद्रिक विकास। क्या है दोस्तों? मौद्रिक विकास। ठीक है, तो मौद्रिक विकास का मतलब जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कैसे शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग में दोस्तों चला वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में वस्तुओं के द्वारा लेन देन किया जाता था। जिस प्रणाली के द्वारा वस्तुओं के द्वारा लेन देन किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है,
तो आप वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ गए होंगे, वस्तुओं के द्वारा लेन देन करने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे चावल देकर गेहूं को लेना, फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि आपका क्या जी, तिलहन देकर दूसरे दाल को लेना, मतलब जो आदमी को जो ज़रूरत पड़ती थी उसके हिसाब से लिया करते थे। लेकिन आगे चलकर जैसे जनसंख्या बढ़ी, वो आपको हुआ क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली से लोगों को समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि मौद्रिक विकास प्रणाली का विकास किया। तो मुद्रा प्रणाली में क्या हुआ कि मुद्राओं के सहायता से वस्तुओं का लेन देन होने लगा। अब जैसे कि आप जाते हैं दुकान पर, आप 50 रुपये का नोट देते हैं तो बोलते हैं कि एगो पार्ले जी बिस्कुट चाहिए, एगो ये चाहिए, तो आपको वो सामान आसानी से मिल जाता है। तो इसको क्या होता है, मुद्रा जो प्रणाली था ये बहुत ही आसान हुआ। इसके अलावा भी मौद्रिक विकास प्रणाली में आगे क्या किया गया कि ATM कार्ड बनाया गया, और इस ATM कार्ड में भी तो आपको ATM का भी फुल फॉर्म पूछता है क्लास 10 में कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। और ATM में दो तरह का है दोस्तों, ये प्लास्टिक की बनी होती है। ATM किसकी बनती है, प्लास्टिक की बनी होती है, याद रखिएगा। ATM प्लास्टिक बनी होती है। इसमें दो तरह होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड होता है और एक डेबिट कार्ड होता है। एक क्रेडिट कार्ड होता है और क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में जो जमा राशि रहता है उससे हम भुगतान करने के अलावा अगर उसमें जमा राशि नहीं भी रहे तो भी हम लोग अन्य पदार्थों को, अन्य चीज़ों को खरीद सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में जितना आपको उसमें राशि रहेगा उतना ही आप उसमें उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसके बाद उपयोग में नहीं ला सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। अब फ्रेम आप हेडिंग डालेंगे आर्थिक विकास एवं माप, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। क्या हेडिंग डालेंगे, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। इसमें हमारा हेडिंग क्या मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, तो राष्ट्रीय आय के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय जो है, या इसको इंग्लिश में नेशनल इनकम कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो दोस्तों वस्तुओं के द्वारा और सेवाओं के द्वारा जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है और उसी के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या सुना आपने कि वस्तुओं के द्वारा और सेवाओं के द्वारा जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होते हैं और उस मूल्य के योग को मतलब जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा, वस्तु और सेवाओं के द्वारा जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है तो उसके योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसमें और भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश विकसित होता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वो देश विकसित कम होता है। तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ईमानदारी से लीजिए और इसके बाद लिखिए। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे बताते हैं। अब हेडिंग जो हमारा है, आप हेडिंग डाल लीजिए प्रति व्यक्ति आय। क्या है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम। क्या इंग्लिश बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दोस्तों लाइट आ रहा है, जा रहा है, दिक्कत मतलब थोड़ा हो रहा होगा, समझ सकता हूँ, तो कृपया समझते हुए देखा कीजिए। मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं पूरा लाइट लगा देता, जैसे जैसे आगे होगा बढ़ेगा वैसे से। तो आपने क्या सुना कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे, तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय 10,000 है। मानने में क्या जाता है, किसी देश की राष्ट्रीय आय 10,000 है और उस देश की कुल जनसंख्या जो है मान लीजिए 2,000 है। कुल जनसंख्या कितना है, 2,000। तो आपके देखिए राष्ट्रीय, मैंने फार्मूला बताया, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। तो फार्मूला लगाइएगा तो 10,000 आपका माने हैं ऊपर, और नीचे कितना भाई साहब 2,000। तो काटिएगा तो 2,000 से 3 को 0 कट जाए, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 5 आपका उस देश की राष्ट्रीय आय हो जाए, प्रति व्यक्ति उसकी आय हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लिखते भी रहिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, पास कीजिए। अब आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों मानव विकास सूचकांक। क्या डालेंगे? मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो मानव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमन। और सूचना विकास को क्या बोले? डेवलपमेंट। और सूचकांक को इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, मतलब शॉर्ट में HDI क्या कहते हैं? HDI कहते हैं। तो देखिए HDI के कितने भाग है, यह पेपर में ज़्यादा पूछता है। तो HDI के आपके 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। HDI के कितने भाग है दोस्तों? तो 3 भाग है। HDI कितने भाग है? 3 भाग है, याद रहेगा आपको। तो पहला भाग है जीवन आशा। पहला भाग क्या है? जीवन आशा है। पहला भाग जीवन आशा है। दूसरा भाग शिक्षा की प्राप्ति। दूसरा भाग शिक्षा की प्राप्ति है। दूसरा भाग क्या है? शिक्षा की प्राप्ति है। और तीसरा भाग क्या है? जीवन स्तर। तीसरा भाग क्या है दोस्तों? जीवन स्तर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।